मित्रों नमस्कार। आज हम आगामी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में नेट एग्ज़ाम प्रस्तावित है और जनवरी और फरवरी में राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है। मित्रों, आप जी और जान से लग जाएं। आप इस चैनल से कॉलेज लेक्चर बनने के लिए कुछ सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न वीडियोज़ जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हैं इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है इसमें 10 यूनिट हैं नेट के लिए। फर्स्ट यूनिट का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्तियाँ और नागरिकता इनसे संबंधित बिंदु हैं। राजनीतिक परंपराएं उदारवाद, संरक्षणवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पर्यावरणवाद और बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, इन बिंदुओं से मिलाकर के ये यूनिट फर्स्ट बनाई गई है। सेकंड यूनिट जो है पॉलिटिकल साइंस की, इसमें पॉलिटिकल थॉट है यानी राजनीतिक विचार और राजनीतिक विचारक। इनमें कन्फ्यूशियस आता है, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हिगल, मैरी वॉलेंसक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रेमेस्की, हनान अरेंट, फ्रेंच फैनन, माओ जेडोंग, जॉन राल्स, ये सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं यानी पश्चिमी विचारक हैं। फिर तीसरा यूनिट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी भारत के राजनीतिक विचारक है। इनमें भारत के धर्मशास्त्रों के बारे में भी विचार हैं, आपको पढ़ने हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य, विष्णुगुप्त, इसके 3 नाम थे, तो कौटिल्य का अध्ययन करना है। और इसमें आपको अगस्त्य का अध्ययन करना है। कबीर के विचार पढ़ने हैं। पंडित रमाबाई, जिसको भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है, उसके बारे में पढ़ना है, उनका स्टेट, उनकी पुस्तकें। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन संस्था है, इसको इसी वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर में मित्रों शामिल किया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के विचार अति प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी, श्री अरविंद, पेरियार, वी रामास्वामी पेरियार, मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने गीत लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उनके विचार भी हमें पढ़ने हैं। मानवेंद्र नाथ राय यानी एम.एन. राय, वी.डी. सावरकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जे.एल. नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायणन और दीनदयाल उपाध्याय। जयप्रकाश नारायणन वो व्यक्तित्व हैं जो बिहार के निवासी थे। सीताबर्दियारा गांव में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए एक क्रांति का सूत्रपात किया था मित्रों। लेकिन खुद राजनीति से अलग रहे, कोई भी पद धारण नहीं किया। तो जेपी विपक्ष के आंदोलन के एक बहुत बड़ा नाम है। जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में जेपी कहा करते थे। दीनदयाल उपाध्याय ये जनसंघ की विचारधारा से जुड़े हुए विचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से पल्लवित और पुष्पित हुई है, उस विचारधारा के जनक दीनदयाल उपाध्याय हैं। दीनदयाल उपाध्याय का जो दर्शन है उसका नाम है एकात्म मानववाद। फिर हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस यानी तुलनात्मक राजनीतिक व्यवस्थाएं, विवरण, विभिन्न देशों
की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। इनमें आपको अप्रोच, संस्थाएं, वहाँ के राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और नई संस्थाएं और तुलनात्मक विधियाँ। फिर उपनिवेशवाद आता है और उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे हम। और उपनिवेशवाद के प्रकार कौन कौन से थे। उपनिवेशवाद मित्रों वो व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेज़ों ने विभिन्न देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, यानी गुलाम बनाया था। फिर इसमें आता है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। इसमें सारे संघर्ष आ गए, यानी उपनिवेशवाद के खिलाफ अफ्रीका में क्या संघर्ष हुआ, भारत में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ, ये जहाँ जहाँ भी ये संघर्ष हुए, अमेरिका में क्या संघर्ष हुआ, ये इनमें सारी ये क्रांतियाँ आ गई। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी में शामिल है। एंड डीकोलोनाइजेशन, और उपनिवेशवाद को कैसे हटाया गया, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद यूरोप और नॉन यूरोपियन कंट्रियों के, यानी यूरोप के देशों का और यूरोप के बाहर के देशों में राष्ट्रवाद का उदय। फिर आता है स्टेट थ्योरी, यानी राज्य का सिद्धांत है। इसके ऊपर विस्तृत वाद विवाद, डिबेट ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज, यानी यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था में और समाजवादी व्यवस्था में राज्य की क्या भूमिका होती है। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट, यानी उपनिवेशवाद के बाद के राज्य या देश, और कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, और नेशन स्टेट्स और राष्ट्र राज्य। पॉलिटिकल रेजाइम्स, इसमें मित्रों हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में, चुनावों के बारे में, उदारता के बारे में, और बहुमत और सहभागी प्रणाली के बारे में। एंड नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स, जिसमें हम पढ़ेंगे संरक्षणवाद के बारे में और नौकरशाही के बारे में, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी सैनिक तानाशाही किन देशों में चल रही है या किन देशों में थी उसके बारे में, और एक फासिस्ट विचारधारा जो मुसोलिनी ने जिसको जन्म दिया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे नाजीवाद का जनक था हिटलर और फासीवाद का जनक था मुसोलिनी। ये नाजीवाद जर्मनी का है, फासीवाद इटली का है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी संविधान और संविधानवाद, संविधानों के बारे में विचार करना, संविधानों के प्रकार, विधि का शासन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक स्वतंत्रता, और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी उदार संवैधानिकवाद, इमरजेंसी पावर्स एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी आपातकालीन शक्तियाँ और कई बार संविधानवाद के ऊपर जो संकट आता है उसका अध्ययन करना है। डेमोक्रेटाइजेशन यानी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन इसमें है, यानी लोकतांत्रिक संक्रमण के बारे में हमें पढ़ना है। फिर एक बिंदु है इसमें विकास, इसमें जो विकास की प्रक्रिया में चल रहे हैं उन देशों के बारे में, आधुनिकीकरण के बारे में, और विश्व सिद्धांत जो थ्योरियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और विकास का भी हमें अध्ययन करना है। फिर इसमें एक बिंदु है स्ट्रक्चर ऑफ पावर, यानी पावर की संरचना, शक्ति की संरचना, इसमें जो शासन कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। और इलाइट वर्ग यानी जो कुलीन वर्ग हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर आता है इसमें एक्टर एंड प्रोसेस, इसमें इलेक्टोरल सिस्टम यानी चुनाव प्रणाली के बारे में, राजनीतिक दलों के बारे में, राजनीतिक तंत्र या सिस्टम के बारे में, और ये इंटरेस्ट ग्रुप यानी दबाव समूह, सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स, इनमें एनजीओ के बारे में हमें पढ़ना है, सिविल सोसाइटीज़ और जितने भी इसमें क्रांतिकारी कदम उठाए गए उनके बारे में। 5वां यूनिट है मित्रों इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है। इसमें अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आदर्शवाद, वास्तविकता क्या है, मार्क्स के विचार, नव उपनिवेशवाद
और सामाजिक संरचनाएं, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी क्या है, नारीवाद क्या है, उत्तराधुनिकतावाद क्या है। कंसेप्ट स्टेट में और नॉन स्टेट एक्टर्स, पावर्स यानी शक्तियाँ, संप्रभुता, सुरक्षा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीके, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस यानी संघर्ष और शांति। इसमें युद्धों की जो प्रकृति चेंज हो रही है उसके बारे में, और जो हथियार बहुत बड़ी संख्या में जनता को नष्ट करते हैं, विपन्स, उन विपन्स के बारे में हमें पढ़ना है। डिट्रेंस, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी संघर्ष का जो संक्रमण है, स्थानांतरण है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य, उद्देश्य, उसकी संरचना, उसका उद्गम, इनके बारे में पढ़ना है। और विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका हुई और इसके विकास के क्या चरण हैं, इनके बारे में पढ़ना है। मानववाद और मानववाद में रुकावट है, उसके बारे में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं युद्धों के संबंध में और मानवता की रक्षा के संबंध में, उनका अध्ययन करना है। फिर हमें अध्ययन करना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, जो नीदरलैंड के नगर हेग में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाले में हमें ये भी अध्ययन करना पड़ेगा कि इसका पहला अध्यक्ष कौन था, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके कार्यकाल जजेज का कितना होता है, भारत के कौन से व्यक्ति इसके अध्यक्ष बने, कौन से व्यक्ति राजस्थान से इसके न्यायाधीश रहे। फिर आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन में जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, इसमें हम वैश्वीकरण पढ़ेंगे और वैश्विक शासन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे मित्रों। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सम्मेलन ने 2 संस्थाएं हमें दी थी। पहली संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरी संस्था है विश्व बैंक। नॉर्थ साउथ डायलॉग यानी उत्तर और दक्षिण का जो संवाद है उसके बारे में। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। G20, देखिए G20 का भी भारत में सम्मेलन हुआ है, तो G20 के बारे में काफ़ी प्रश्न आएंगे। और ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन, ये सारी चीज़ें अपने को अध्ययन करना है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में जो क्षेत्रीय संगठन है उनमें यूरोपियन यूनियन, अभी यूरोपियन यूनियन में भी अभी जो नए चेंज हुए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। यूक्रेन वार को लेकर भी ये संगठन काफ़ी चर्चा में है। अफ्रीकन यूनियन, शंघाई सहयोग संगठन और आसियान, इनमें भारत की क्या भूमिका है, भारत किन किन का सदस्य है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। फिर इसमें आता है कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेज यानी समकालीन जो उभरती समस्याएं हैं, मुद्दे हैं और चैलेंज हैं, इनके बारे में। इंटरनेशनल टेररिज्म यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, इसकी परिस्थितियाँ। और फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में भी पढ़ेंगे, पर्यावरण से संबंधित। ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार और कहाँ इनका अधिग्रहण हो रहा है। माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी यानी प्रव्रजन और शरणार्थी, तो शरणार्थियों के बारे में भी हमें अच्छे से अध्ययन करना है। कौन से देश शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहे हैं, या शरणार्थी पर्टिकुलर नाम के शरणार्थी कहाँ पाए जाते हैं। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट यानी गरीबी और विकास के बारे में, धर्म की भूमिका के बारे में, संस्कृति के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। मित्रों, हमारा इसका 6ठा यूनिट है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी यानी भारत की विदेश नीति। इसके पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ आइडेंटिटी एज पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर एंड एज एमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और उत्तर उपनिवेशवाद के बाद भारत की जो उदीयमान शक्ति है उसका विवरण। कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी यानी भारत की विदेश नीति में निरंतरता और इसमें लगातार जो परिवर्तन आए हैं, यानी जनता पार्टी सरकार ने इसमें क्या चेंज किए, वाजपेयी जी की सरकार ने इसमें क्या चेंज किए, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने क्या किए और वर्तमान मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसमें क्या चेंज किए, ये सारी चीज़ें हमें इसमें अध्ययन करना है। प्रिंसिपल एंड इसके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में। फिर आता है नॉन एलिग्नमेंट मूवमेंट यानी
जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है, इसका बैकग्राउंड पढ़ना है, और भारत की जो परमाणु से संबंधित नीति है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, उसका हमें अध्ययन करना है। इंडियाज़ रिलेशन विथ मेजर पावर्स यानी विश्व की महान शक्तियों के साथ, जैसे अमेरिका के साथ, रशिया के साथ और चाइना के साथ, इन 3 देशों के साथ भारत के क्या संबंध हैं, अलग अलग काल में इनके क्या क्या संबंध रहे, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। फिर आता है यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, आसियान, संघाई सहयोग संगठन, अफ्रीकन यूनियन और साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, और खाड़ी के देशों के साथ भारत के क्या संबंध रहे हैं, उनका अतीत से लेकर वर्तमान तक हमें अध्ययन करना है। इंडियाज़ रिलेशन विथ नेबरहुड यानी पड़ोसी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध रहे हैं, सार्क क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य हैं, और इसका पहला सम्मेलन और इसका लेटेस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ, किस प्रकार के मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं, किस प्रकार के मुद्दे इसमें नहीं उठाए जाते, ये अध्ययन करना है। गुजराल डॉक्ट्रिन यानी गुजराल सिद्धांत क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। इंडियाज़ नेगोशिएशनिज्म स्ट्रेटजीज इन इंटरनेशनल रेजाइम्स यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत क्या वार्ताएं करता है यूनाइटेड नेशन के साथ, उसकी क्या भूमिका है, WTO में क्या भूमिका है, IMF में क्या भूमिका है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल पर्यावरण चेंज के संबंध में जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल बना हुआ है कई सरकारों का, उसमें भारत की क्या भूमिका है, और समकालीन चैलेंज भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए क्या है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी क्या है, और रिफ्यूजी वाला चैप्टर पहले भी है, यहाँ भी आ गया, और भारत के जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, ये एक बहुत ही चर्चित विषय है। फिर 7वां यूनिट आता है पॉलिटिकल संस्थाएं भारत की। पॉलिटिकल संस्थाएं हैं भारत की, इनमें इंडियाज़ इंगेजमेंट विथ मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी वर्ल्ड जो है वो बहुध्रुवीय होता जा रहा है, इसमें भारत की क्या भूमिका है, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के, ये सारे चीज़ चर्चाएँ कर चुके हैं हम। 7वां यूनिट है पॉलिटिकल संस्थाएं इन इंडिया यानी भारत की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, इनमें मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान का निर्माण, और उपनिवेशवाद की भारत को क्या धरोहर है, क्या देन है, और इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान देने वाले लोग हैं उनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। संविधान सभा के बारे में, इसका गठन कैसे हुआ, इसके आइडिया क्या थे, और जो संविधान सभा में बहस हुई उनके बारे में हमें मित्रों अध्ययन करना है। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का दर्शन क्या है, प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करना है, मूल अधिकारों के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, और भारत में लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता और भुगतान, ये जो बैलेंस बनाने की नीति है उसके बारे में, और जो संविधान सभा में बहस हुई थी उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। फिर आता है कि संविधान संशोधन, तो मित्रों इसमें लेटेस्ट में 3 और पढ़ने चाहिए, शुरू के 3 और लेटेस्ट 3, और बीच में जो जैसे इम्पोर्टेंट है 73वां, 74वां, इस प्रकार के जो संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर है यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करना है। पार्लियामेंट की क्या भूमिका है, क्या उसके फंक्शन हैं यानी कार्य हैं। न्यायिक प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिफॉर्म। फिर आता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन द स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य में गवर्नर के बारे में, राज्यपाल की भूमिका, मुख्यमंत्री की भूमिका, और राज्य में विधायिका का गठन। फिर आता है फेडरलिज्म इन इंडिया यानी भारत में संघवाद, और स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रेमवर्क यानी केंद्र की जो मजबूती है उसका फ्रेमवर्क का अध्ययन करना है। फिर आता है एसाइमेट्रिकल फेडरल प्रोविजंस एंड एडेप्टेशन यानी भारत में संघवाद को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। फिर आता है रोल ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म यानी
अन्य राज्यों के साथ जो एक समन्वय का तंत्र बना हुआ है उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स और इसमें नवीनतम मुद्दे कौन से हैं, उभरते हुए मुद्दे कौन से हैं, इलेक्ट्रल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मित्रों, इलेक्शन कमीशन का शुरुआत से अब तक का हमें अध्ययन करना है। संविधान में इसकी कौन सी धाराएं हैं, क्या क्या इसकी शक्तियां हैं, और चुनाव सुधारों के बारे में हमें अध्ययन करना है, और चुनावों के संचालन की क्या प्रक्रिया है। फिर आता है लोकल गवर्नमेंट के बारे में, यानी स्थानीय संस्थाओं के बारे में। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़, भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो हमारा राष्ट्रीय आयोग है उसके बारे में, शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति के ऊपर राष्ट्रीय आयोग है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो आयोग है उनका अध्ययन इस टॉपिक में करना है। 8 यूनिट में है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसमें राज्य, अर्थव्यवस्था, विकास, इसकी प्रकृति और जो विकास के जो मॉडल हैं उनका अध्ययन करना है। भारत की नई आर्थिक नीति के बारे में अध्ययन करना है और मानव विकास का अध्ययन करना है। ग्लोबलाइजेशन यानी उदारी वैश्वीकरण क्या है, इसके विकास के क्या चरण हैं। भारत में धर्म, राजनीति, कास्ट, भाषा का भी हमें अध्ययन करना है। और सोशल मूवमेंट्स जो है ना भारत के, यानी रामास्वामी पेरियर नायकर का, बाबा साहब अम्बेडकर का, आर्य समाज का, ये सारे हमें अध्ययन करना है। किसानों के आंदोलन है उनका अध्ययन करना है, यानी दलित, जनजाति, वुमेन, किसान और मजदूरों के जो आंदोलन है। फिर हमें एनजीओ का अध्ययन करना है, और रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें भारत में जो क्षेत्रवाद का उदय है उनका अध्ययन करना है। इनका केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भारत में जो लैंगिक समानता के जो उभरते ट्रेंड हैं उनका अध्ययन करना है, यानी पुरुष और नारी समानता का। तो इसमें मित्रों, ये जो अभी केंद्र सरकार ने संसद से महिला वंदन विधेयक पारित करवाया है, यानी महिलाओं को लिए लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण दिया गया है वो भी अपने को अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर आता है राजनीतिक दलों के क्या क्या सामाजिक आधार हैं, उनके क्या क्या आदर्श हैं, राजनीतिक पार्टियों की संख्या पहले चुनाव में क्या थी, वर्तमान में क्या है, और राज्य पार्टियां कौन कौन सी हैं और इनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, इसका अध्ययन करना है। 9वां यूनिट है मित्रों, लोक प्रशासन से संबंधित है, क्योंकि पब्लिक एड जो सब्जेक्ट है इसका उदय राजनीतिक विज्ञान से हुआ था, यानी लोक प्रशासन की जननी हम किसको मानेंगे, राजनीति विज्ञान को। लोक प्रशासन का अर्थ, इसका उद्गम, और निजी लोक प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में क्या अंतर है, इसके क्या दृष्टिकोण हैं, इसके सिद्धांत, निर्णय निर्माण मॉडल, और पर्यावरण लोक प्रशासन क्या है, और लोक प्रशासन के सिद्धांत हमें पढ़ने हैं, जिनमें वैज्ञानिक प्रबंध थ्योरी और रेशनल चॉइस थ्योरी, नया लोक प्रशासन, विकास प्रशासन और तुलनात्मक लोक प्रशासन, और लोक प्रशासन का जो वर्तमान में चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, यानी उनमें विभिन्न देशों के लोक प्रशासन में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, और उदारवाद और वैश्वीकरण का जो युग शुरू हो रहा है इसका लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका हम अध्ययन करेंगे। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिद्धांत क्या हैं, संगठन के कौन से सिद्धांत हैं। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध पुनः दे दिया, नौकरशाही सिद्धांत दिया गया है और मानव संबंध सिद्धांत दिया गया है। मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा और नेतृत्व के जो सिद्धांत हैं वो भी हैं, यानी लगभग पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर समाहित है। फिर आता है संगठन में संचार के सिद्धांत, चेस्टर बर्नार्ड का योगदान, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट संगठन में क्या है। फिर आता है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन में संघर्ष क्या है, मैरी पॉर्कर फोलेट का क्या योगदान है, और MBO जो है ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी पीटर ड्रकर का ये एक सिद्धांत है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है।
अगला बिंदु और लास्ट यूनिट है ये गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, यानी भारत में शासन और लोक नीति, इसका अध्ययन करना है। गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन क्या है, सुशासन की पहली अवधारणा किसने दी थी। लोकतांत्रिक शासन क्या है, रोल ऑफ स्टेट यानी राज्य की भूमिका, और सिविल सोसाइटी मित्रों इसमें एनजीओ का हमें अध्ययन करना है और व्यक्तिगत अध्ययन भी करना है। उत्तरदायित्व क्या है और कैसे नियंत्रण होता है। फिर संस्थागत तंत्र क्या है और संतुलन को बढ़ाने के लिए, और जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में संतुलन बनाने के लिए भारत में कौन सा सिस्टम विकसित हुआ है। और बजट के बारे में भी हमें अध्ययन करना है, बजट का कंट्रोल कैसे होता है, और पार्लियामेंट्री कमेटीज बजट के ऊपर क्या नियंत्रण करती हैं, और विधायिका के ऊपर और कार्यपालिका के ऊपर न्यायिक नियंत्रण क्या है, यानी जुडिशियल कंट्रोल और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। फिर बिंदु आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक सुधार में मित्रों हमें सारा अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो मोरारजी भाई की अध्यक्षता में बना था और जिसकी बाद में अध्यक्षता हनुमंतप्पा ने की थी, और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। इनकी मुख्य मुख्य बातों का अध्ययन करना होगा। और भ्रष्टाचार शब्द आ गया, इसलिए हमें संथानम समिति के बारे में, भारत के सतर्कता आयोग के बारे में, और ये सूचना का अधिकार जो है इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, फिर ये जो उपभोक्ता संरक्षण बिल है इसके बारे में, सिटीजन चार्टर यानी नागरिक अधिकार पत्र के बारे में, और भारत में जो शिकायत निवारण का सिस्टम बना हुआ है उसके बारे में। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल। ओम्बुड्समैन का उद्गम स्वीडन में हुआ था 1809 में। और मित्रों ओम्बुड्समैन का भारतीय नाम है लोकपाल, और राज्य में इसको लोकायुक्त कहते हैं। भारत में लोकपाल बन चुका है पिनाकी चंद्र मिश्रा यानी पीसी मिश्रा, भारत में पहले लोकपाल बन चुके हैं। लोकपाल अधिनियम भारत में कई बार संसद में रखा गया लेकिन पारित नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने इसको पारित, वर्तमान सरकार के समय लोकपाल का गठन हो चुका है। और लोकपाल संस्था में कुल कितने मेंबर होते हैं, इन सारी चीज़ों का अपने को अध्ययन करना है। फिर आता है ग्रास रूट गवर्नेंस, यानी लोकतंत्र कहाँ से शुरू होता है, जड़ों से, निचले स्तर से। इसमें पंचायती राज संस्थाएं और उनका कार्य अपने को पढ़ना है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यानी आयोजना और विकास, तो इनका विकेंद्रीकरण प्लानिंग का हमें अध्ययन करना है। और प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की योजनाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है। फिर है सतत विकास और सहभागी विकास। ई गवर्नेंस क्या है मित्रों, तो ई गवर्नेंस में हमें इंटरनेट, नेट और ये जो प्रशासनिक चेंजेस जो भारत सरकार कर रही है इनके बारे में। फिर नीति आयोग क्या है, तो पहला तो हमें नीति आयोग में पढ़ना है इसकी गठन तिथि, और उसके बाद में हमें पढ़ना है कि नीति आयोग के क्या उद्देश्य हैं और नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें। नीति आयोग की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन लोग आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो लोक नीति है वो किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार बनता है। फिर पब्लिक पॉलिसीज़ विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाउसिंग, यानी आवास के संबंध में, पीने के पानी के संबंध में, खाद्य सुरक्षा के संबंध में, मनरेगा के संबंध में, NHRM जो स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर राइट टू एजुकेशन के बारे में हमें अध्ययन करना है, और लोक नीतियाँ इनसे कैसे जुड़ी हुई हैं इसका भी हमें अध्ययन करना है। फिर हम अध्ययन करेंगे मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी पब्लिक पॉलिसी का मूल्यांकन और उसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसका मैकेनिज्म और मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस, यानी सरकार जो लोक नीति बनाती है, पब्लिक पॉलिसी बनाती है, उसमें क्या क्या चरण हैं, किन साधनों के द्वारा और किन बिंदुओं के आधार पर यह नीति बनाई जाती है। जन सुनवाई क्या है, सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें मित्रों अध्ययन करना है। पॉलिटिकल साइंस के कुछ बिंदु
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को भी छूते हैं। ये एक यूनिट इन दोनों में कॉमन है। तो जो पब्लिक एड का हम यहाँ करेंगे वो आपके पॉलिटिकल साइंस में भी काम आएगा। और हम बिंदुवार मित्रों चलेंगे। हमें करीबन 1 महीना मिलेगा तैयारी का। तो हम नेट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से करेंगे। जो गरीब बच्चे हैं, जो कहीं जा नहीं पाते, उनके लिए ये चैनल एक रामबाण औषधि का काम करेगा। धन्यवाद मित्रों।